Good morning, students. Today we will start chapter number 5th of macroeconomics. यहाँ से आप हमारा नया जो यूनिट है वो स्टार्ट होता है और इसमें चैप्टर नंबर 5th, 6th और 7th इसी यूनिट का पार्ट है। आज का टॉपिक है हमारा पहला एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई एंड इट्स रिलेटेड कंसेप्ट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आज एग्रीगेट डिमांड के बारे में। एग्रीगेट डिमांड पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि डिमांड क्या होती है। डिमांड, जैसे कि आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर रीड किया हुआ है, डिमांड क्या होती है कि जब कोई एक इंडिविजुअल पर्सन किसी भी पर्टिकुलर रेट के ऊपर पर्टिकुलर क्वांटिटी खरीदने के लिए तैयार है तो वो क्या हो जाता है, डिमांड। ठीक है, तो अब हम इस चैप्टर के अंदर एक सिंगल पर्सन के द्वारा की हुई डिमांड को हम नहीं देखेंगे। यहाँ पे हर एक पर्सन जो भी हमारी इकोनॉमी के अंदर रहता है, चीजों की डिमांड करता है, सर्विसेज की डिमांड करता है, उन सबका हम टोटल करते हैं, तभी वो बन जाता है एग्रीगेट डिमांड। It refers to the total demand for final goods and services in an economy during an accounting year. एक साल के अंदर हम चेकआउट करते हैं कि हमारी इकोनॉमी के अंदर फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की कितनी डिमांड हुई है। ठीक है, तो वो सभी लोगों द्वारा की हुई डिमांड है, उसको हम टोटल कर लेते हैं, तो वो क्या कहलाता है, एग्रीगेट डिमांड कहलाता है। इसको अगर हम डिटेल में समझें तो इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें ध्यान में रखने पड़ते हैं, कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं। कई बार 3 मार्क्स में आता है कि एडी क्या होती है, उसकी जो बेसिक ऑब्जर्वेशंस हैं वो आप बताइए। तो इसके लिए हमें ऑब्जर्वेशन समझना है। फर्स्ट पॉइंट है, ये पॉइंट्स जाने से पहले एक पॉइंट में और क्लियर कर दूं, एग्रीगेट डिमांड। जब हम डिमांड की बात करते हैं तो यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड को हम मेजर कैसे करते हैं। पूरी इकॉनमी की हमने बोल दिया कि टोटल डिमांड हमने लेनी है, लेकिन टोटल डिमांड जो है वो पता करना बहुत मुश्किल काम होता है। जैसे हमने एक एक पर्सन के पास जाके हम उनकी डिमांड जो है वो नहीं पूछेंगे तब उनका टोटल करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता इकॉनमी के अंदर। तो हमें क्या करना पड़ता है कि लोग चीज़ों को खरीदने के लिए खर्चा करते हैं तो हमने उन खर्चों को जोड़ लेना है, क्योंकि जो खर्चा किया जाता है, एक्सपेंडिचर किया जाता है, वो किसी न किसी गुड्स या सर्विस को लेने के लिए किया जाता है। तो उन सभी एक्सपेंडिचर को अगर हम जोड़ लेते हैं तो वो क्या बन जाता है, एग्रीगेट डिमांड। इसी टॉपिक को हम आगे लेके जाते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट हमने जो माइंड में रखना है वो पहला पॉइंट है, इट रेफर्स टू द डिमांड फॉर ऑल गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी। हमें यहाँ पे ऑल गुड्स एंड सर्विसेज को माइंड में रखना है। किसी एक इंडिविजुअल या एक आइटम को हमने उनका डिमांड को नहीं लेना। यहाँ पे सभी गुड्स एंड सर्विसेज, जितनी भी चीजें हमारी इकोनॉमी के अंदर प्रोड्यूस होता है, जीडीपी, वो टोटल प्रोडक्शन जो हमारी इकोनॉमी के अंदर है वो हम देखेंगे यहाँ पे, उसी को हम क्या कहते हैं, एग्रीगेट डिमांड। नॉट एनी पर्टिकुलर गुड, किसी एक खास चीज को ही नहीं लेना। ओके, इसको मैंने क्रॉस किया है। सेकेंड पॉइंट हमने ध्यान में क्या रखना है, इट कैन बी मेजर्ड विद जनरल प्राइस लेवल एंड इनकम लेवल। 2 तरीकों से हम क्या कर सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं एडी को। एक तो जनरल प्राइस लेवल के अकॉर्डिंगली, राइट। प्राइस और डिमांड का कैसा कनेक्शन है ये आप लोगों ने माइक्रो के अंदर पढ़ा हुआ है। इन दोनों के बीच में नेगेटिव रिलेशन है। अगर प्राइस बढ़ जाती है तो डिमांड कम हो जाती है, अगर प्राइस कम है तो डिमांड बढ़ भी जाती है चीजों की। तो इन दोनों के बीच में नेगेटिव रिलेशन है। सेकेंड पॉइंट है इनकम लेवल। तो इनकम लेवल यानी कि लेवल ऑफ इनकम ऑफ द पीपल, जो भी नेशनल इनकम हमारी इकोनॉमी के अंदर है, अगर वो बढ़ जाती है, लोगों की पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हो गई है तो डिमांड भी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि जितना पैसा लोगों के पास आएगा डिमांड उतनी बढ़ जाएगी। तो इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम देखें तो एडी को कैसे मेजर किया जाता है, इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो उन दोनों के बीच में पॉजिटिव रिलेशन होता है। एक ये चीज आपको माइंड में रखनी है। ठीक है, ये 2 ऑब्जर्वेशन हमने देखी है। तीसरा ऑब्जर्व करते हैं हम, जो एडी है वो कैसे हम डिस्कस करेंगे, कैसे हम उसको कैलकुलेट करेंगे। एडी इज ऑलवेज मेजर इन टर्म्स ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज, सो इट इज नॉट मेजर्ड एज द सम टोटल ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। अगर हम बात करें एडी की, जैसे कि मैंने बोला था कि एडी को हम कैसे पता करेंगे, लोगों के घर जा जाके हम डिमांड नहीं पूछेंगे फिर उनका टोटल करें, ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता हमारी इकोनॉमी में। तो हम क्या करते हैं, टोटल खर्चा हम काउंट कर लेते हैं। हमें पता है कि हमारे पूरी इकोनॉमी को हमने 4 सेक्टर के अंदर डिवाइड किया हुआ है, हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर और लास्ट नेट एक्सपोर्ट सेक्टर। ठीक है, तो इन चारों सेक्टर को अगर हम देखें तो इन चारों सेक्टर में जितना भी एक्सपेंडिचर किया जाता है चीज़ों को लेने के लिए, जितना कंजम्पशन पे खर्चा करते हैं, हाउस होल्ड सेक्टर खर्चा करता है, प्रोड्यूसर कुछ इन्वेस्टमेंट करता है, वो खर्चा करता है, तो वो कहीं ना कहीं किसी गुड्स और सर्विस को लेने के लिए ही तो खर्चा किया जाता है। ठीक है, तो इसीलिए हम खर्चों को जोड़ेंगे।
अलग अलग सेक्टर के द्वारा जितने भी खर्चे किए जाते हैं उनका अगर हम टोटल कर लेते हैं तो वो क्या बन जाएगा हमारा एडी। इसको हम डिटेल में इसी चैप्टर के अंदर करेंगे, ठीक है। अब इसको हमने ये तो समझ लिया कि टोटल खर्चों को जोड़ेंगे तब एडी पता चलता है। एक लाइन यहाँ पे और लिखी है, सो इट इज नॉट मेजर्ड एज अ सम टोटल ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। आपको फिजिकल क्वांटिटी को कंसीडर नहीं करना। जैसे मैंने यहाँ पे एक शेप बना के रखी है मोबाइल्स की, अगर मोबाइल्स हमारी इकोनॉमी के अंदर 2-4 लाखों मोबाइल बनते हैं तो हम यहाँ पे ये नहीं कह सकते कि 2 लाख मोबाइल हमारे इंडिया में प्रोड्यूस हो गए। ये हो गया फिजिकल क्वांटिटी हम बता रहे हैं। हमें मोबाइल्स नहीं देखना, हमने और बाकी सारी चीज़ों को प्लस नहीं करना, टोटल नहीं करना चीज़ों का कि कितनी आइटम बनी है। हमने सिर्फ इतना बताना है जो वो 2 लाख मोबाइल बने हैं उस पर कितना खर्चा आया है, ठीक है। तो हमें एक्सपेंडिचर चेकआउट करना है इन द टर्म्स ऑफ रुपीज। हमने क्वांटिटी नहीं बतानी कि कितनी चीज़ें प्रोड्यूस हो गई हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी को हमने यहाँ पे नहीं देखना। एडी के लिए सिर्फ और सिर्फ खर्चे यानी कि रुपीज में देखना है हमें, क्लियर। एक अदर चीज जो हमें ध्यान में रखनी है, एडी इज ऑलवेज एक्सप्रेस एज व्हाट पीपल विश टू स्पेंड और प्लान टू स्पेंड। अब हम बात कर रहे हैं बार बार एडी की, तो एडी जो होता है वो जस्ट हमने ये बताना है कि ये प्लान एडी है। प्लान मतलब कि हमने यहाँ पे एक्चुअल में स्पेंड नहीं किया, कुछ भी खर्चा नहीं किया कि हम उसका टोटल करने लगे हैं। एक्चुअली स्पेंड ऑन परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज नॉट हियर, ठीक है। एक्चुअली स्पेंड on goods and services in the economy is not taken। अब हम बात कर रहे थे, मैंने ये मेंशन कर दिया ताकि आपको और क्लियर हो जाए कि हमने यहाँ पे एक्चुअल स्पेंड नहीं देखना कि लोगों ने कितना खर्चा कर दिया गुड्स एंड सर्विसेज में इकोनॉमी के अंदर, ये नहीं देखना। हमने क्या देखना है, एक्चुअल में सिर्फ ये देखना है कि कितना प्लान कर रहे हैं वो खर्चा करने के लिए। और ये कैसे डिसाइड होगा, पिछले साल जितना खर्चा हुआ उसका हम आइडिया लगा सकते हैं कि आने वाले टाइम में या तो वो चीज़ों के लिए थोड़ा ज़्यादा या थोड़ा कम, वो उसके अकॉर्डिंगली हम चेकआउट कर लेते हैं कि लोग कितना प्लान कर रहे हैं खर्चा करने के लिए। हाउस होल्ड सेक्टर ने प्लान किया है कि मैंने इतना खर्चा करना है, प्रोड्यूसर सेक्टर ने अलग सा प्लान कर लिया, तो उन सभी को हमने प्लस कर देना है। व्हाट पीपल विश टू स्पेंड, लोग कितना खर्च करना चाहते हैं इन डिफरेंट सेक्टर्स, तो सेक्टर वाइज हम इनको प्लस करेंगे तो वो बन जाता है एडी। यानी कि एडी क्या है, सिर्फ एक प्लान किया हुआ हमारा एक आइडिया है, प्लान है, ठीक है, कि हमने इतना खर्चा इकोनॉमी के अंदर हो सकता है, क्लियर। एक्चुअल स्पेंड नहीं है। इन टर्म्स ऑफ केनिस के अकॉर्डिंगली जो हमारा है उसने ये बताया है, एग्रीगेट डिमांड इज एग्रीगेट एक्सपेंडिचर ऑन द एक्स एंड प्लान कंजम्पशन और एक्स एंड प्लान इन्वेस्टमेंट। दो कंसेप्ट है, सी यानी कि कंजम्पशन प्लस आई यानी कि इन्वेस्टमेंट, इन दोनों को क्या कहते हैं, एडी कहते हैं, ठीक है। यानी कि एग्रीगेट डिमांड कितना कंजम्पशन के लिए खर्चा कर रहे हैं लोग, ये प्लान किया हुआ, एक्स एंटे मतलब पहले से प्लान किया हुआ, और यहाँ पे भी प्लान इन्वेस्टमेंट, उन दोनों को प्लस करते हैं तो क्या बन जाता है, एग्रीगेट डिमांड। अब हम स्टडी करेंगे कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड। जैसे मैंने अभी ऊपर लिखा था C प्लस आई, ये C प्लस आई क्या है, एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट है। तो इन दो कंपोनेंट के अलावा हमारे पास दो सेक्टर और भी हैं, उनके भी खर्चे हमने यहाँ पे इन्वॉल्व करने हैं, तो वो सबको मिला के क्या बन जाता है, टोटल एडी। तो हम टर्न वाइज पढ़ते हैं। फर्स्ट है प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर यानी कि सी। तो ये सी क्या होता है, फर्स्ट कंपोनेंट है ये, द टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय ऑल द हाउसहोल्ड्स ऑफ द कंट्री ऑन देयर पर्सनल कंजम्पशन इज नोन एज प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो हमने बोला कि चारों सेक्टर के खर्चों को जोड़ना है, तो यहाँ पे भी क्या है, हाउस होल्ड सेक्टर ने कितना पैसा इनकर्ड किया यानी कि कितना पैसा लगा दिया, खर्चा कर दिया, किस चीज के लिए, पर्सनल कंजम्पशन के लिए, अपनी चीजों को खरीदने के लिए, उनको क्या बोलते हैं, प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बोला जाता है, ठीक है। तो ये जो चीजें वहां यहाँ पे परचेज की जा रही हैं हाउस होल्ड के द्वारा, वो कौन कौन सी हो सकती हैं, वो ड्यूरेबल गुड्स भी हो सकती हैं जो लंबे टाइम तक उनके पास है, ड्यूरेबल गुड्स, जैसे कि कोई भी अगर हम मशीन ले रहे हैं एक हाउस होल्ड सेक्टर, या कोई बिल्डिंग ले रहा है, या कोई लैंड ले रहा है, या कोई भी उसने हाउस ले रहा है, तो वो सब क्या है,
वो उसके लिए ड्यूरेबल आइटम्स हैं। इसके अलावा क्या हो सकता है, नॉन ड्यूरेबल चीजें भी हो सकती हैं जो ज्यादा देर तक नहीं रह सकती, उसके ऊपर भी उसका खर्चा हो सकता है। नंबर थर्ड क्या हो सकता है कि सर्विसेज। अब इकोनॉमी में रहना है तो उसको डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज की रिक्वायरमेंट भी रहेगी, जो कि वो सर्विस को लेता है कहाँ से, डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर से, डिफरेंट डिफरेंट इकोनॉमी के अलग अलग पार्ट से। तो उसके बदले में भी उसको क्या करना पड़ता है, एक्सपेंडिचर करना पड़ता है। तो ये सारा क्या कहलाता है, प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, यानी कि सी। ये हमारा फर्स्ट कंपोनेंट है एग्रीगेट डिमांड का। सेकेंड आता है प्रोड्यूसर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इन्वेस्टमेंट आपको पता है प्रोड्यूसर दो तरह से करता है। कैसे, एक तो फिक्स्ड आइटम्स को खरीदता है, ट्रैक्टर्स, मशीन्स, अगर हम फार्मर की बात करें तो ट्रैक्टर, थ्रैशर, हार्वेस्टर, या कोई प्रोड्यूसर की बात करें जो कि मैन्युफैक्चरिंग करता है तो उसमें वो मशीन्स खरीदता है, लैंड, बिल्डिंग, ये सब क्या है, उसके लिए फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट खर्चा है। लेकिन जब वो अपने बिजनेस को चलाता है प्रोडक्शन सेक्टर में तो उसके लिए वो इन्वेंट्री के ऊपर भी खर्चा करता है। ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं इन द प्रीवियस चैप्टर। तो प्रोड्यूसर्स इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर क्या होता है, इन्वेस्टमेंट इज द एडिशन टू द एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक ऑफ द इकोनॉमी। मैंने आपको बताया हुआ है कि जब एग्जिस्टिंग कैपिटल में कुछ भी एडिशन हो जाता है तो वो क्या कहलाता है, नेट इन्वेस्टमेंट कहलाता है। ठीक है, तो इसी चीज को हम क्या कहते हैं, इन्वेस्टमेंट, प्रोड्यूसर के द्वारा किया हुआ खर्चा। अब हम बात कर रहे हैं कि नेक्स्ट जो है वो इन्वेस्टमेंट, अभी हमने डिस्कस किया प्रोड्यूसर जो है वो दो तरह से खर्चा करता है, या तो वो मशीनें और स्टॉक, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ स्टॉक, या तो वो लेता है मटेरियल के लिए, स्टॉक ऑफ मटेरियल। इसके अलावा या तो मशीन खरीदेगा मशीन्स के लिए, या फिर उसने अपना कोई ऑफिस पे खर्चा करना है, ठीक है, या फिर उसको कोई फैक्ट्री लगानी है तो फैक्ट्रीज के ऊपर जो भी उसका खर्चा आ रहा है, वट एवर जो भी खर्चे हैं, साथ में मैंने मेंशन भी कर दिया नेक्स्ट पॉइंट पे जाने से पहले। तो आगे जो नेक्स्ट है वो है इन्वेस्टमेंट इज ऑफ टू टाइप्स। अभी तो हम डिस्कस कर रहे थे कि इन्वेस्टमेंट दो तरह से होती है, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट और फिक्स इन्वेस्टमेंट। वो प्रोड्यूसर का जो खर्चा है वो हमने डिवाइड कर लिया कि वो इन्वेंट्री पे भी खर्च करता है, और जो कैपिटल आइटम से उसने बनानी है अपने लिए, आगे वाले फर्दर उसने प्रोडक्शन करनी है, उसके लिए कैपिटल गुड्स खरीदता है, तो वो क्या हो जाता है, उसका फिक्स्ड खर्चा हो जाता है। लेकिन अगर आपको खाली इन्वेस्टमेंट आ जाए, प्रोड्यूसर कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करता है वो वर्डिंग नहीं आई, खाली इन्वेस्टमेंट वर्ड आ जाए कितने तरह का होता है, तो वहां पे आपको लिखना है दो तरह से इन्वेस्टमेंट होती है। इस पॉइंट को भी हम कंपोनेंट के अंदर ही डिस्कस कर लेते हैं। इन्वेस्टमेंट मीन्स ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट, और सेकेंड होता है इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है जो कि वो इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। तो इसके अंदर हमने क्या डिस्कस करना है कि जो हमारा प्रोड्यूसर है वो ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट को लेके ही चलता है, और सेकंड होता है इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। हमारा जो एडी का कंसेप्ट है उसमें हम इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट को नहीं लेते। केनेथ थ्योरी ये कहते हैं कि केनेथ थ्योरी इन्वेस्टमेंट इज एज्यूम टू बी ऑटोनोमस। वो ये कह रहा है कि हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो ऑटोनोमस होना चाहिए, इंड्यूस नहीं होना चाहिए। अब पहले हम इसको समझ लेते हैं कि ऑटोनोमस क्या है और इंड्यूस क्या है, फिर ही हमें समझ में आएगा कि ऑटोनोमस हम क्यों लेते हैं और इंड्यूस को हम इन्वॉल्व नहीं करते हैं, अगर हमने एडी के कंसेप्ट क्लियर करना है तो। फर्स्ट है दोनों के बीच में डिफरेंस। पहला पॉइंट है इंड्यूस इन्वेस्टमेंट का, इट रेफर्स टू द इन्वेस्टमेंट विच इज मेड विथ मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। जब भी कोई प्रोड्यूसर इन्वेस्टमेंट करता है सिर्फ पैसा कमाने के लिए, अर्निंग करने के लिए, तब तो वो इंड्यूस इन्वेस्टमेंट करता है। क्लियर। सेकंड है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, इट रेफर्स टू द इन्वेस्टमेंट विच इज मेड इरिस्पेक्टिव ऑफ द लेवल ऑफ इनकम। यानी कि उसने ये नहीं देखना कि मेरा लेवल ऑफ इनकम बढ़ गया है तो मैं ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट को भी इंक्रीज कर दूं, ठीक है, विच इज मेड इरिस्पेक्टिव ऑफ द लेवल ऑफ इनकम। यानी कि लेवल ऑफ इनकम को हम इरिस्पेक्ट करते हैं, यानी कि उसके अकॉर्डिंगली नहीं चलते हैं, इसको ध्यान में नहीं रखते। नॉर्मली क्या करता है प्रोड्यूसर, ये सोचता है कि पैसा ज्यादा है तो हम ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं, बट ऑटोनॉमस का मतलब ये नहीं है। ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट तभी होती है जब प्रोड्यूसर को जरूरी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, एक ऐसी इन्वेस्टमेंट, इतना पैसा कि जिसके बिना वो अपनी प्रोडक्शन स्टार्ट ही नहीं कर सकता, ठीक है, तो उसको बोलते हैं, जो बहुत रिक्वायरमेंट होती है, जरूरी है, उसको बोलते हैं ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। अगर
वो सिर्फ लेवल ऑफ इनकम को देख के चलता है तो उसको बोलते हैं इंड्यूस इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे लेवल ऑफ इनकम को हम नहीं लेके चल रहे, लेकिन अगर उसने पैसा बढ़ाना है तो जितना ही उसकी इनकम बढ़ती है साथ साथ वो इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देता है ताकि अर्निंग ज़्यादा आए। ठीक है, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट ये होता है। और ऑटोनोमस बिना लेवल ऑफ इनकम चेंज हुए हमने यहाँ पे क्या करना है, उतनी ही इन्वेस्टमेंट करनी है जितनी वो सोच रहा है, स्टार्टिंग में जितना जरूरी है। सेकेंड पॉइंट है इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट का, इट इज जनरली डन इन द प्राइवेट सेक्टर। ये सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट सेक्टर के अंदर होता है और ये गवर्नमेंट सेक्टर में होता है जनरली, और अदर इंस्टीट्यूशन में भी होता है। जैसे कि कोई भी हमारा प्रोड्यूसर जितने भी हमारी इकोनॉमी के अंदर है तो वो भी ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट भी करते हैं। गवर्नमेंट तो करती ही है, साथ में अदर इंस्टीट्यूशंस या प्रोड्यूसर भी हैं जो ऑटोनोमस ही इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं इकोनॉमी के अंदर। इट इज इनकम इलास्टिक। ये जो हमारा इंड्यूस इन्वेस्टमेंट है ये इनकम इलास्टिक है। इलास्टिक का मतलब चेंज हो जाना है ना, तो इनकम जैसे ही चेंज होती है साथ साथ प्रोड्यूसर इंड्यूस इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देता है। पहले अगर उसने अपने बिजनेस के अंदर 2 करोड़ रुपया लगाया है, जैसे ही उसकी इनकम बढ़ी, इनकम हम वाई के साथ लिखते हैं इनकम को, जैसे ही इनकम बढ़ी उसने 2 करोड़ की जगह पे कितना लगा दिया, 3 करोड़ लगाना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि इनकम इलास्टिक कंसेप्ट है। जैसे ही इनकम बढ़ेगी साथ साथ उसका माइंड सेटअप हो जाएगा कि नहीं और इन्वेस्टमेंट करनी है। लेकिन ऑटोनोमस का केस क्या कहता है, इट इज इनकम इन इलास्टिक। यहाँ पे इनकम इन इलास्टिक है, इनकम बढ़ने या ना बढ़ने का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। तो इसमें क्या होता है, इट इज नॉट अफेक्टेड बाय द चेंज ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम के बढ़ने या ना बढ़ने से हमारे ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि प्रोड्यूसर ने डिसाइड कर लिया कि उसने जितना डिसाइड कर रखा है 1 करोड़, तो बस 1 करोड़ ही उसने कंटिन्यू करना है, चाहे इनकम उसकी 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ कितनी भी हो जाए। बट उसने अगर डिसाइड किया कि इन्वेस्टमेंट मैंने 1 करोड़ से नहीं बढ़ानी, तो इट मीन्स नहीं बढ़ानी, सिर्फ ऑटोनोमस को ही लेके वो चलेगा, क्योंकि वो जरूरी है। 1 करोड़ से कम नहीं उसका चलता, क्योंकि 1 करोड़ इन्वेस्टमेंट करके या 1 लाख इन्वेस्टमेंट करके उसकी प्रोडक्शन स्टार्ट होती है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं ऑटोनोमस कंजम्पशन, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। अदर पॉइंट्स है इसका। फोर्थ है, इट्स कर्व इज अपवर्ड स्लोपिंग राइज अप टू राइट। अगर आपको क्वेश्चन में आ जाए कि किसी भी तरह से कि इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट का कर्व बना के दिखाओ, तो बच्चों को पता होना चाहिए कि कैसे बनता है। यहाँ पे नेशनल इनकम हमने एक साइड में लिया और एक साइड में इन्वेस्टमेंट लिया है। ठीक है, तो नेशनल इनकम जैसे जैसे बढ़ेगी, सपोज करो मेरी नेशनल इनकम 100 है, ठीक है, इसको करोड़ या आप किसी भी उसमें ले सकते हैं यूनिट में। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट में क्या किया है मैंने, 100 करोड़। ठीक है, जैसे ही मेरी यहाँ पे इनकम जो है वो बढ़ जाती है, उसी के साथ इन्वेस्टमेंट का लेवल भी मेरा अप हो जाता है। इसको बोलते हैं हमारा कौन सा, इंड्यूस इन्वेस्टमेंट। जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती है वैसे वैसे हमारी इस साइड की इन्वेस्टमेंट भी बढ़ती जा रही है, राइट। तो इट्स कर्व इज अपवर्ड स्लोपिंग राइज अप टू राइट, ये अप होता है राइट की तरफ पे। और अगर हम ऑटोनोमस की बात करें तो ऑटोनोमस में इन्वेस्टमेंट हमने जितना डिसाइड कर लिया, 1 करोड़ अगर हमने डिसाइड किया तो 1 करोड़ ही रहेगा, चाहे हमारी इनकम कितनी भी बढ़ती चली जाए। ठीक है, इनकम हमारा जो लेवल है इनकम का वो भी इस तरह से बनता है, वो हम नेक्स्ट में बताएंगे। अभी के लिए आई को मेंशन कर रही हूँ। तो आई क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट, यानी कि हॉरिजॉन्टल वे से ही रहता है। इस कर्व इज स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। अभी हम कंपोनेंट करते करते बीच में ये पॉइंट डिस्कस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको शायद बुक में ना मिले कि इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट और ऑटोनोमस में क्या डिफरेंस है। सिंपल एक लाइन में आपको शायद वहां पे डिफरेंस आपका मिल जाएगा, लेकिन इतने पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। इसीलिए मैंने साथ में करवा दिया कि इनकेस अगर ऐसा कुछ शॉर्ट नोट आता है 4 मार्क्स में, तो आपको पता होना चाहिए कि दोनों के बीच में क्या फर्क है। इन ब्रीफ एक बार फिर से बताती हूँ, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट वो होती है जो कि प्रोड्यूसर इन्वेस्ट करता है, लेकिन वो लिमिटेड, जो उसने डिसाइड कर लिया तो वो उतना ही इन्वेस्टमेंट रहेगा। इकोनॉमी में जितनी भी अगर उसकी इनकम बढ़ती चली जाएगी तब भी वो उतना ही पैसा इन्वेस्ट करेगा। और इंड्यूस इन्वेस्टमेंट क्या होती है, जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाएगी वैसे वैसे अपनी इन्वेस्टमेंट भी वो इकोनॉमी के अंदर बढ़ाता चले जाएगा, उसको इंड्यूस इन्वेस्टमेंट कहते हैं। ठीक है, अब हमारा सेकेंड पॉइंट खत्म हुआ इन्वेस्टमेंट यानी कि आई। अब हमने 2 कॉम्पोनेंट रीड कर लिए, सी प्लस आई। सी मतलब जो कंजम्पशन की है लोगों ने, आई मतलब जो इन्वेस्टमेंट की है हमारे प्रोड्यूसर्स ने। थर्ड पॉइंट था गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट का क्या रोल है, गवर्नमेंट भी खर्चा करता है। गवर्नमेंट डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, उसने भी 2 तरह से खर्चा करना है, या तो उसको कंजम्पशन पे खर्चा करना पड़ता है या फिर इन्वेस्टमेंट खर्चे करने पड़ते हैं। अब ये कंजम्पशन खर्चे क्या है गवर्नमेंट के, हमें पता है कि गवर्नमेंट को कई बार वेलफेयर के लिए, लोगों की हेल्प करने के लिए वो उसको खर्चे करने पड़ते हैं। ठीक है,
लोगों की हेल्प के लिए, वेलफेयर के लिए, सोसाइटी के लिए, सोसाइटी के लिए। जैसे उसको क्या करना पड़ता है, कहाँ पे खर्चा करना पड़ता है, जैसे हम कहते हैं कि गवर्नमेंट ने फ्री में जो है वो खाना बिठवा दिया, ठीक है, और उसने क्लॉथ्स जो है वो गरीबों को बिठवा दिए, उनको डिस्ट्रीब्यूट करवा दिया। तो ये सारे फूड या क्लोथ या कोई अदर आइटम जो कि सिर्फ वेलफेयर के लिए, सोसाइटी में लोगों के लिए अगर वो खर्चा करता है तो वो खर्चा कहाँ से करेगा, वो ये सारे फूड क्लॉथ खर्चा करके, एक्सपेंडिचर करके तो प्रोड्यूसर से बल्क में प्रोड्यूस करवाएगा, ठीक है, बल्क क्वांटिटी के अंदर। तो वो क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है इकोनॉमी के अंदर, डिस्ट्रीब्यूट इन द इकोनॉमी। तो वो क्या होता है, उसको हम बोलते हैं क्या, कंजप्शन एक्सपेंडिचर। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कौन सा खर्चा होता है, जब गवर्नमेंट को खर्चा करना पड़ता है, उसने इकोनॉमी के अंदर एक्सपेंडिचर किया ऑन रोड बनाने के लिए, या फिर उसको ब्रिज बनाना है, या फिर उसको हॉस्पिटल्स खोलने हैं, ठीक है, हॉस्पिटल्स बना दिए, या फिर उसने स्कूल्स बना दिए और गवर्नमेंट स्कूल्स बना दिए, उसको वहाँ पे खर्चा हो गया। तो ये सारे क्या हैं, डैम बना दिया, तो ये सारे क्या हैं, डैम्स बनाए, ये सब खर्चा जो है उसका इन्वेस्टमेंट का खर्चा होता है, ठीक है। तो इन दोनों को भी हम इन्वॉल्व करते हैं। ये तीसरा पॉइंट हो गया हमारा गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स। लास्ट आता है नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट क्या होता है कि जब इकोनॉमी के अंदर एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, इसका मतलब होता है एक्सपोर्ट, इसका मतलब होता है इंपोर्ट। एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करते हैं तो नेट एक्सपोर्ट आ जाता है, राइट। अब इसका क्या मतलब हुआ, एक्सपोर्ट मतलब हम बाहर को एक्सपोर्ट करते हैं, तो एक्सपोर्ट करने का मतलब हमारी जो डोमेस्टिक गुड्स हैं वो बाहर जाती हैं और फॉरेनर्स उस पर क्या करते हैं, खर्चा करते हैं, ठीक है। यहाँ पे फॉरेन पर्सन्स क्या करते हैं, खर्चा करते हैं, फॉरेनर्स एक्सपेंडिचर करते हैं। ये तो हो गया एक्सपोर्ट, यानी कि बाहर लोगों ने खर्चा किया इंडिया में, क्लियर। और ये हो गया इंपोर्ट। इंपोर्ट का मतलब कि हमने जब इंपोर्ट करवाया तो फॉरेन की गुड्स के लिए, फॉरेन गुड्स हमने परचेज करी और हमारे यहाँ पे खर्चा हुआ, तो वो कौन सा खर्चा कहलाएगा कि जब हम एक्सपेंडिचर कर रहे हैं तो वो कहलाता है स्पेंडिंग ऑन फॉरेन गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। तो तब हमारा खर्चा होता है एक्सपेंडिचर ऑन फॉरेनर गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। तो अब बाहर से जो खर्चा हो रहा है लोगों का, इंटरनेशनल फॉरेनर्स का जो खर्चा हो रहा है माइनस जो हमारा खर्चा हो रहा है, अगर हम दोनों को डिफरेंस कर लेते हैं तो वो बन जाता है नेट एक्सपोर्ट। दोनों ही खर्चे हैं, ये बाहर के लोगों ने जो खर्चा किया है, एक्सपोर्ट मतलब फॉरेनर ने खर्चा किया है, इंपोर्ट मतलब जो हमने खर्चा किया है। अगर उसको नेट कर लेते हैं तो वो क्या आ जाता है, नेट एक्सपोर्ट। अब ये नेट का मतलब क्या आ गया कि एक्सपोर्ट ज्यादा है, ठीक है। अगर प्लस में आया था तो एक्सपोर्ट ज्यादा है। एक्सपोर्ट मतलब बाहर से इंटरनेशनल जो है फॉरेनर्स बैठे हैं उन्होंने हमारी डोमेस्टिक गुड्स के लिए खर्चा किया है। तो अब आप सोचोगे कि मैम वो तो बाहर के लोग हैं, हमारे इकोनॉमी की चीजों के लिए खर्चा कर रहे हैं, तो वो बीच में काउंट करेंगे। यस, हम यहाँ पे सिर्फ एडी की बात कर रहे हैं। तो एडी का मतलब क्या होता है, सी प्लस आई प्लस जी प्लस नेट एक्सपोर्ट। तो बाहर अगर कोई पर्सन हमारी चीजों के लिए खर्चा कर रहा है तो वो भी है तो हमारी डोमेस्टिक गुड्स ही ना, तो वो भी हम खर्चा बीच में इन्वॉल्व करते हैं, तभी हमें पता चलेगा कि डिमांड कितनी हो रही है। अब सपोज कर लो ये सारे खर्चे तो हमारे इंडिया के ही हैं, बाहर चीजें हमारी जा रही हैं, ठीक है। हमने क्या निकाला, डिमांड। तो हमें पता तो चले बाहर के लोगों ने खर्चा किया किस चीज को, हमारी चीज को खरीदने के लिए। तो हमें तो मेन डिमांड देखनी ना, हमारी कितनी कितनी चीजों की डिमांड हुई, इकोनॉमी में डिमांड कितनी हुई, चाहे वो हमने ली है चाहे फॉरेनर्स ने ली है, ठीक है। टोटल डिमांड तो कंफर्म होना चाहिए ना, एडी कितना है। इसी को हम और क्लियरली समझना है तो मैंने आगे पॉइंट्स नोट किए हैं। क्लोज्ड इकोनॉमी क्या होता है, अभी तक हमारे सारे पॉइंट डिस्कस हो गए। कंपोनेंट क्या है, सी प्लस आई प्लस जी प्लस नेट एक्सपोर्ट। इसी से रिलेटेड हमारी कुछ पॉइंट्स हैं। क्लोज इकोनॉमी किसको कहते हैं, जहां पे सिर्फ सी प्लस आई को अगर हम रखते हैं तो वो बन जाता है टू सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी। क्लोज का मतलब सिर्फ इंडिया की ही बात करते हैं, बीच में बाहर का कोई रोल नहीं है एक्सपेंडिचर में। अगर साथ में हम गवर्नमेंट सेक्टर भी ले लेते हैं तो उसको बोलते हैं थ्री सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी। क्लोज्ड इकोनॉमी मतलब बंद, यानी कि इंडिया के अंदर ही हमने खर्चों को ले रहे हैं। अब आता है सी प्लस आई प्लस जी प्लस नेट एक्सपोर्ट। अगर हम चारों को ले रहे हैं, ये थ्री जो हमारे खर्चे हैं स्टार्टिंग में, ये इंडिया में होने वाले खर्चे हैं और ये बाहर फॉरेनर्स हमारी चीजों के लिए खर्चा कर रहे हैं, यानी कि इंटरनेशनल लेवल को भी बीच में इन्वॉल्व कर लिया।
तो क्या कहलाती है? एन ओपन इकोनॉमी। ओपन इकोनॉमी का मतलब कि हमने खुला ओपन कर दिया, खर्चों को हमने टोटल करना है, चाहे वो बाहर का बंदा हमारी चीजों को परचेज कर रहा है, चाहे हमारी खुद की इकोनॉमी जो है वो खर्चा कर रही है, ठीक है, उसको बोलते हैं ओपन इकोनॉमी। इसीलिए नेट एक्सपोर्ट अगर होता है तो हम इसमें ऐड करते हैं। बट अभी के लिए जो हमारी, आपको पता होना चाहिए 2 सेक्टर, 3 सेक्टर और ओपन इकोनॉमी किसको कहते हैं। अभी के लिए जो हमारा +2 का सिलेबस है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ C+I को ही हमने लेना है, ना तो हमने गवर्नमेंट सेक्टर को लेना है ना नेट एक्सपोर्ट को लेना है, ताकि हमारे जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है वो इजी हो जाए। इसीलिए हमारे सिलेबस में सिर्फ इतना ही पार्ट रखा गया है कि एडी को अगर आपने कंसीडर करना है तो सिर्फ C+I को ही लेना है, ठीक है। अदरवाइज अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि एडी किसको मिला के बनता है तो चारों पॉइंट्स को मिला के ही एडी बनता है। क्लियर? नेक्स्ट है आज का लास्ट पॉइंट और डिस्कस कर रहे हैं हम, बिहेवियर ऑफ एडी। अगर हमें पूछा जाए कि एडी किस तरह से है, वो कैसे अप होता है, कैसे डाउन होता है, या फिर एडी का शेड्यूल क्या है, कुछ भी आपको मोल्ड करके क्वेश्चन आ सकता है। तो एडी क्या होता है? एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। ये हमने डिस्कस कर लिया कि खर्चों को जोड़ोगे तो वो एडी कहलाता है, राइट। कंजम्पशन खर्चे प्लस इन्वेस्टमेंट खर्चे प्लस गवर्नमेंट के खर्चे प्लस नेट एक्सपोर्ट एक्सपेंडिचर। क्लियर? बिहेवियर ऑफ एडी क्या है? is studied in the terms of behavior of aggregate expenditure at different level of y। जैसे जैसे y हमारा बढ़ता जाएगा तो वैसे वैसे खर्चे भी हमारे बढ़ते जाएंगे। जैसे जैसे y अगर कम होगा तो हमारे खर्चे भी कम होंगे, ठीक है। तो इट मीन्स इसका बिहेवियर किसके ऊपर डिपेंड करता है? नेशनल इनकम के ऊपर। इसका इसका जो रिएक्ट है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? हमारे इनकम के ऊपर। वैसे तो जनरल प्राइस लेवल के ऊपर भी डिपेंड करता है, पर वो हमारे सिलेबस में नहीं है, तो हमने सिर्फ इनकम को ही माइंड में रखना है, ठीक है। अब हम एक शेड्यूल बनाते हैं और एक डायग्राम बनाते हैं ताकि हमें जो अभी तक कंसेप्ट रीड किए हैं वो एक बार अच्छे से माइंड में आ जाए। तो जल्दी से इस कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। सपोज कर लो हमारी इकोनॉमी के अंदर सबसे पहले हम लेते हैं जीरो, कि अगर किसी साल हम बात कर रहे हैं, एक अकाउंटिंग ईयर की बात करते हैं ना हम, तो अकाउंटिंग ईयर में हमारे पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है, जीरो है हमारी इनकम, तो हम क्या करेंगे? खर्चे नहीं करेंगे, करते हैं, क्योंकि हम प्राइवेट कंजम्पशन को रोक नहीं सकते। अपना खाना पीना, पहनना, जो हमारी ज़रूरी चीज़ें हैं वो हमें फिर भी खर्च करना ही पड़ता है। तो हम यहाँ पे लेते हैं कि हमारा जो खर्चा है अभी भी है, चाहे हमें इनकम नहीं हो रही है तब भी हमारे खर्चे हैं 20। ऑटोनोमस कंजम्पशन हमने लिया है 20, कि जो सी, एक तो वो खर्चा हो गया सी जो कि आम हाउस होल्ड सेक्टर करता है, ये वो प्रोड्यूसर का खर्चा जो प्रोड्यूसर को करने ही पड़ते हैं। लेकिन प्रोड्यूसर ने डिसाइड किया है, यहाँ पे हम इकोनॉमी वाइज डिसाइड करते हैं कि ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट ही की जाएगी, चाहे हमारी उस अकाउंटिंग ईयर में इनकम बढ़ी क्यों नहीं जाती, तब भी हम सिर्फ उतना खर्चा ही रखेंगे इन्वेस्टमेंट से जुड़ा हुआ, ठीक है। अगर इनकेस हमारी इनकम जो है वो 0 से बढ़कर 10 हो जाती है तो उसको देख के साथ साथ हमारे जो माइंड में आता है कि चलो खर्चे और कर लेते हैं, अब तो इनकम है, क्लियर, तो हम अपने खर्चों को भी बढ़ा देते हैं। जैसे हमने खर्चे कर लिए 25, लेकिन हम इन्वेस्टमेंट में कोई चेंज नहीं करेंगे, हमारी इन्वेस्टमेंट उतनी ही रहेगी, नो चेंज, ठीक है, विद द चेंज ऑफ इनकम, नेवर चेंज। तो इनकम अगर हमारी 20 हो जाती है तो खर्चे हमारे और बढ़ जाते हैं, बट इन्वेस्टमेंट सेम रहती है। अगर इनकम हमारी 30 हमने लिखा है और खर्चे हमने फिर इंक्रीज कर लिए, इनकम के साथ साथ हमारे इन्वेस्टमेंट में कोई चेंज नहीं आ रहा, उसके बाद फिर हमने 40 किया है तो हमारी कंजम्पशन लेवल हमने और इंक्रीज करके दिखा दिया, क्योंकि इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो कैसा रिलेशन है? पॉजिटिव। अगर इनकम बढ़ेगी साथ ही साथ हमारे खर्चे, हमारी डिमांड भी बढ़नी शुरू हो जाती है, क्योंकि हमारे पास पैसा ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। और अगर हमारे पास इनकम 50 है तो हम लेते हैं कंजम्पशन कितनी ले रहे हैं? 45, बढ़ा दी। और सेम हमने लिखा है कि इन्वेस्टमेंट के लिए कोई खर्चा नहीं हम रखते, इन्वेस्टमेंट हम उतनी ही करेंगे, क्लियर। खर्चे हमारे चाहे अराउंड वाइज बढ़ते जा रहे हैं अकॉर्डिंग टू इंक्रीज ऑफ द इनकम इन द इकोनॉमी, बट इन्वेस्टमेंट विल बी रिमेन सेम। तो इन दोनों को प्लस करेंगे C+I तो क्या बन जाता है? AD। याद रखना कि हमने सिर्फ 2 कंपोनेंट लेने हैं, C+I, G और नेट एक्सपोर्ट नहीं लेना, हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, हमने अपने क्वेश्चंस को कॉम्प्लिकेट नहीं करना। तो इनको प्लस किया तो AD क्या बन गया हमारा? 40, 45, 50, 55, 60 एंड 65। इस तरह से आपको एक टेबल में आइटम लेनी है। आप चाहो तो कोई भी डिफरेंट तरह से आइटम्स जो है वो ले सकते हो। इतना ध्यान रखना कि जब भी आप आइटम्स लेते हो तो आपको यहाँ पे जो डिफरेंसेस है वो सेम रखना है, चाहे वो आपका नेशनल इनकम ले रहे हो, चाहे हमारा कंजम्पशन लेवल ले रहे हो। क्यों हम इसमें चेंजेस क्यों नहीं कर सकते? वो इसलिए कि अपने क्वेश्चंस को ईजी करने के लिए हमें यहाँ पे बुक्स में जितने भी चैप्टर नंबर 5, 6 और 7 में क्वेश्चंस मिलते हैं, यहाँ पे इस तरीके से बनाया हुआ है आपका सिलेबस कि आपको कॉन्स्टेंट वे से ही
इनकम और कंजम्पशन को शो करके शेड्यूल में दिखाना है, ताकि आपको अच्छे तरीके से एडी का कंसेप्ट जो है वो +2 लेवल के अकॉर्डिंगली समझाया जा सके। अगर हम इसको चेंजेस करते हैं तो वह कॉम्प्लिकेशन जो है वो आती है क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए, डायग्राम्स को ड्रॉ करने के लिए। इसलिए आपके सिलेबस में यही है कि आपको इसको कॉन्स्टेंट वे से ही लेना है, दोनों को इंक्रीज करना है। ठीक है, चाहे तो 10-10 का डिफरेंस लेते हो तो 10 ही लेना है, अगर इसमें भी 10-10 का है तो 10 ले सकते हो, 2 का डिफरेंस है तो 2 कंटिन्यू रखो, 5 का डिफरेंस है तो 5 कंटिन्यू रखो। आइटम्स यू कैन चूज अकॉर्डिंग टू देयर चॉइस। ठीक है, फिगर्स यू कैन चूज इजीली अकॉर्डिंग टू यू। आगे आता है हम डायग्राम्स बनाते हैं। तो डायग्राम इसका कैसे बनेगा, जैसे हमारे एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल जो है उसमें 3 चीजें हमने देखी हैं। एक तो नेशनल इनकम जिसको हम वाई कहते हैं, एक है सी और एक है आई। इन दोनों को प्लस करके क्या बन जाता है, एडी बन जाता है। अब हम यहाँ पे अगर क्वेश्चन आ जाए कि एडी शेड्यूल बनाओ और एडी कर्व बनाओ, तो हम सिर्फ एडी कर्व जो है वो ड्रॉ करते हैं। क्या क्या चीजें हमें ड्रॉ करनी है, फर्स्ट हमने आई लिखा था। आई क्या रहेगा, हॉरिजॉन्टल वाइज जो है वो यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे हम लिखते हैं आई। नीचे क्या लिया मैंने, इनकम लिया, नेशनल इनकम 0 से लेके 50 तक हमारी इनकम एज इट इज बढ़ रही है। और यहाँ पे मैंने 10-10 का गैप लिया है क्योंकि मुझे यहाँ पे कंजम्पशन भी शो करनी है और क्या दिखाना है, एडी भी शो करना है। आई मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी, क्लियर। और यहाँ पे कंजम्पशन कितनी है, कंजम्पशन मैंने यहाँ पे लेवल कौन सा है कि अगर आपकी इनकम 0 है तब भी आपको खर्चा करना पड़ता है। बहुत बच्चों के माइंड में आता है कि मैम पैसा ही नहीं है तो खर्चा कहाँ से करेंगे। चाहे तो वो इकोनॉमी के अंदर पैसा हम जो पुरानी सेविंग्स है वहां से निकाल के हम खर्चा करते हैं। अगर इनकम नहीं है तो पुरानी सेविंग में से हमें खर्चा करना पड़ेगा, क्योंकि कंजम्पशन खर्चे हम रोक नहीं सकते, क्लियर। और दूसरा कि अगर आपके पास सेविंग्स भी नहीं है तो हम किसी से बोरो करते हैं, इकोनॉमी में पैसा उधार लिया जाता है, क्योंकि खर्चे हम रोक नहीं सकते। जो हमारी नेसेसिटी है अपनी लाइफ को सर्वाइव करने के लिए, हमें वो कुछ एक्सपेंडिचर करने पड़ते हैं इवन एट द पॉइंट ऑफ 0 लेवल ऑफ इनकम। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे 0 हमारा सबसे फर्स्ट पॉइंट है। उसके बाद जैसे जैसे इनकम बढ़ी 10 हुई तो हमारा 25 हो गया खर्चा। ठीक है, साथ साथ आप देखते जाओ 25, उसके बाद 30। अगर हमारी इनकम जो है वो 20 हो जाती है तो हमारा क्या हो जाता है, यहाँ पे एक्सपेंडिचर भी क्या बन जाता है, 30। उसके बाद इनकम 30 हुई तो खर्चा 35 हो गया। इस तरह से मैंने यहाँ पे ड्रॉ की है अप टू 50, जो भी हमारा लास्ट है 50, यहाँ तक ये क्या बन गया हमारा सी, ये क्या बन गया आई। और यहाँ पे एडी कहाँ से बनेगा, एडी जो है 40 से स्टार्ट होता है, 40, 45, 50। तो मैं यहाँ पे 40, 45, 50 से भी स्टार्ट कर रही हूँ, 40, 45, 50 और उसके बाद 55, 60 एंड 65। ये सारा मैंने पॉइंट्स लगाए हुए थे। ये सब क्या बन जाता है, नेशनल इनकम। इस साइड में ये क्या लिखते हैं हम, 2 चीजें हमने लिखी हैं, तो एक तो कंजम्पशन और साथ में क्या लिखते हो आप, एडी, राइट। सी के साथ आपने और क्या लिखा है, आई। ये सारी चीजें आप यहाँ पे लिखोगे, सी, आई और एडी, क्योंकि आप इस साइड में सब कुछ शो कर रहे हो। ये बन जाता है हमारा एडी, क्लियर। तो हमने यहाँ पे जो जो शेड्यूल के अंदर आइटम्स लिखी थी वो हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दी। अगर क्वेश्चन आपको आता है सिंपल एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल बनाओ और एग्रीगेट डिमांड कर्व बनाओ, तो आपको सिर्फ एग्रीगेट डिमांड से जुड़ी चीजें लेनी है, सी प्लस आई और एडी। अगर आपको आ जाता है कि आपने पूरा कंसेप्ट लेना है, जैसे कि आपको बोला जाए कि बिहेवियर के साथ साथ आपको एडी इन रिलेटेड टू वाई दिखाना है, इन रिलेटेड टू वाई कि एडी कैसा है वाई के अकॉर्डिंगली। तो वाई के अकॉर्डिंगली तो ये क्या बन जाता है, जैसे जैसे वाई बढ़ रही है आपकी एडी भी बढ़ रही है। तो आप यहाँ पे वाई का कंसेप्ट भी शो कर सकते हो, ठीक है, यहाँ से लेके कि अगर वाई 0 है तो आपकी एडी कितनी है, उस टाइम 40 है, क्लियर। तो आपने क्या करना है, वाई एडी तो हमने शो कर दी, वाई को भी यहाँ पे अगर आप चाहो तो शो कर सकते हो। स्टार्टिंग में वाई कितना है आपका, 0 है, उसके बाद कहाँ पे पहुंच जाता है, 10 हो जाता है, उसके बाद कितना हो जाता है, 20 भी हो जाता है। इस तरह से आप इसको ड्रॉ कर सकते हो। लेकिन अभी मैंने जो क्वेश्चन लिया है वो मैंने सिर्फ एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल बनाया है। ये वाई जो बनाते हैं वो हम नेक्स्ट वाले डायग्राम में आपको बना के दिखाऊंगी, वो जो अगला कंसेप्ट आएगा। अगर हम अभी करेंगे तो वो ज़्यादा आपको टफ लगेगा। इतना ही पोर्शन आपको ड्रॉ करके इसको छोड़ना है, एग्रीगेट शेड्यूल और एग्रीगेट कर्व। इतना काफ़ी है आज के लिए आपके लिए, ठीक है। इसको अच्छे से रिवाइज करना। ये चैप्टर जो है स्टूडेंट्स देखा जाए तो आसान भी है और मुश्किल भी है। अगर आप इसको अच्छे से करोगे तो ये बहुत आसान है, हर कंसेप्ट को डीपली स्टडी करोगे तो ये आसान है। अगर आप बीच में कुछ कंसेप्ट करोगे और बीच में कुछ क्रैमिंग करोगे, नहीं समझ के करोगे, तो ये कंसेप्ट आपके लिए टफ है। और अगर ये टॉपिक टफ लगेगा, 5th तो 6th और 7th चैप्टर तो आपके वैसे भी फिर खत्म हो जाएंगे बिना किए ही, ठीक है। इसलिए इसको ध्यान से कवर करना है। ओके स्टूडेंट्स।